Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. आज का हमारा टॉपिक है अलाइसिंग एंड क्लोनिंग ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूज के लिए। शायद ही ऐसा कोई इंटरव्यू मैंने दिया है जहाँ पे क्लोनिंग मुझसे नहीं पूछा गया हो। मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट क्लोनिंग वाकई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं एलाइसिंग के साथ। एलाइसिंग बहुत कॉमनली हम डेली रूटीन में अपनी लाइफ में यूज करते हैं। हम सबका कोई ना कोई एक पेट नेम होता है जिससे हमारे घर वाले हमें बुलाते हैं। जिनके कुछ डिफिकल्ट नेम्स होते हैं उनका तो खासकर पेट नेम रखा जाता है ताकि उन्हें बुलाने में आसानी हो। तो इन सारी प्रैक्टिसेस को हम एलाइसिंग ही बोलते हैं। हमारे ऑफिशियल नेम से हमें कॉलेजेस में टीचर्स बुलाते हैं या हमारे ऑफिस कलीग्स बुलाते हैं ऑफिस में, बट हमारे पेट नेम से हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हमें बुलाते हैं। तो दोनों ही नाम सेम पर्सन के होते हैं, चाहे आप उसे ऑफिशियल नेम से बुलाओ चाहे आप उसे पेट नेम से बुलाओ, आप सेम पर्सन को कॉल कर रहे हैं। तो अगर आप पेट नेम की बात करें तो वो पेट नेम होता है एलाइस ऑफ द ओरिजिनल नेम। ठीक है, इसी चीज को हम प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग अनदर रेफरेंस वेरिएबल टू एग्जिस्टिंग लिस्ट इज कॉल्ड एलाइसिंग। मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट क्रिएटेड हो अगर, तो उसका हम अगर एक और नाम रख रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उस एग्जिस्टिंग लिस्ट के लिए, उसे बोलेंगे एलाइसिंग। एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1, जिसके अंदर मैंने लिस्ट सेव कर दी है 10, 20, 30। तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पाइथन के अंदर हर एक चीज सेव होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो लिस्ट 1 जो है वो वेरिएबल एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता, बल्कि वो रेफरेंस वेरिएबल होता है। सबसे पहले इंटरनली क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा सेव हो जाएगा 10, 20, 30। ये मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और डेटा सेव हो जाता है उस मेमोरी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होता है, और वो वाला एड्रेस जो होता है वो और किसी के पास नहीं होता है, सिर्फ लिस्ट 1 के पास होता है। अब लिस्ट 1 जो है वो बन जाता है एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल जिसके पास एड्रेस होता है इस ऑब्जेक्ट का। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि रेफरेंस वेरिएबल के पास कभी भी एक्चुअल डेटा नहीं होता है। रेफरेंस वेरिएबल के पास हमेशा रेफरेंस होता है ऑब्जेक्ट का जिसके अंदर डेटा पड़ा होता है। अगर आप सी पढ़ चुके हैं तो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, और पॉइंटर्स के अंदर भी क्या होता है, पॉइंटर्स भी स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिनके पास एड्रेस होता है एक्चुअल डेटा का। तो पॉइंटर्स के पास डेटा नहीं होता है, एड्रेस होता है। वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ऊप्स की बात करें, तो ऊप्स में रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं जिनके पास एक्चुअल डेटा नहीं होता है बल्कि एड्रेस होता है ऑब्जेक्ट का। तो लिस्ट 1 मेरा रेफरेंस वेरिएबल होता है और ये रेफर करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब मुझे क्रिएट करना है एलाइस, मतलब मुझे इसी ऑब्जेक्ट का एक और नाम रखना है। सपोज ये एक इंसान है जिसका ओरिजिनल नेम तो है लिस्ट 1, लेकिन मुझे इसको कोई पेट नेम भी देना है। तो मैंने एक एलाइस क्रिएट करना है। एलाइस क्रिएट करने के लिए मैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखूंगी, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1। मतलब कि लिस्ट 1 के अंदर जो भी चीज पड़ी हुई है वो सारी की सारी कहाँ चली जाए, लिस्ट 2 में भी चली जाए। लिस्ट 1 के अंदर मैंने बताया आपको कि क्या पड़ा हुआ है। लिस्ट 1 के पास है रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट का जो क्रिएट हुआ है मेमोरी के अंदर। तो लिस्ट 1 के अंदर जो भी चीज है वो लिस्ट 2 में जा रही है, तो लिस्ट 2 के अंदर भी क्या चला जाएगा, रेफरेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों ही रेफर करेंगे इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी के अंदर है। ठीक है, तो लिस्ट 2 अगर कोई चेंज लाएगा इस ऑब्जेक्ट में तो लिस्ट 1 भी उस चेंज को देख पाएगा। इसे आप एक और तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक बैंक अकाउंट है, और ये बैंक अकाउंट एक नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं है, ये जॉइंट अकाउंट है। ठीक है, इसको दो बंदे एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट 1 भी एक्सेस कर सकता है और लिस्ट 2 भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर लिस्ट 1 बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाता है और
कोई भी अपडेशंस करता है इस बैंक अकाउंट में, तो वो सारी अपडेशंस लिस्ट 2 भी देख पाएगा, क्योंकि लिस्ट 2 का भी यही अकाउंट है और लिस्ट 1 का भी यही अकाउंट है। अगर लिस्ट 1 पैसे जमा करवाता है या पैसे निकलवाता है तो वही अपडेशंस, क्योंकि अकाउंट सेम है, अगर पैसे कम हो रहे हैं तो वो लिस्ट 2 के लिए भी कम हो रहे हैं, अगर पैसे बढ़ जाएंगे तो भी लिस्ट 2 के लिए भी बढ़ेंगे। वैसे ही अगर लिस्ट 2 पैसे जमा करवाता है या निकलवाता है तो लिस्ट 1 के लिए भी पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही बैंक अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो कैश दोनों शेयर कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके 2 रेफरेंस वेरिएबल हैं, तो डेटा शेयरिंग हो रही है, दोनों के दोनों रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। इसे मैं प्रूव करके दिखाती हूँ एग्जाम्पल में। सपोज मेरे पास लिस्ट 1 है 10, 20, 30, 40। अब इसे पहले प्रिंट कर देते हैं। लिस्ट 1 के अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है 10, 20, 30, 40। ओके, अब मैं एलाइस क्रिएट करती हूँ। लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1। ये मैंने क्या क्रिएट कर दिया, एलाइस क्रिएट कर लिया। अब जो चीजें लिस्ट 1 देख पा रहा है वही चीजें लिस्ट 2 भी देख पा रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ये चीज मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ, आईडी फंक्शन के थ्रू प्रूव कर सकती हूँ। आईडी फंक्शन यूज करके मुझे एड्रेस पता लग जाता है एक ऑब्जेक्ट का। तो अगर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो जो इनके एड्रेसेस हैं वो सेम आने चाहिए। आईडी में लिस्ट 1 डाल रही हूँ या आईडी में लिस्ट 2 डाल रही हूँ, एड्रेसेस सेम आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। बन गया एलाइस। अब अगर मैं लिस्ट 2 की मदद से इस लिस्ट के अंदर कोई चेंज डाल रही हूँ, अपडेट करना चाह रही हूँ मैं लिस्ट को, सपोज इंडेक्स पोजीशन 0 पे मैं अपडेशन ला रही हूँ 999। ओके, ठीक है। तो अगर अब मैं प्रिंट करूंगी डेटा तो लिस्ट 2 प्रिंट करूंगी तो भी अपडेशंस दिख रही हैं, अगर लिस्ट 1 प्रिंट करूंगी तो भी अपडेशंस दिख रही हैं। लिस्ट 1 का भी सेम है, लिस्ट 2 का भी सेम है, क्योंकि अपडेशंस जो हो रही हैं वो उस सेम ऑब्जेक्ट में हो रही हैं। लिस्ट 2 भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, लिस्ट 1 भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो चेंजेस मैं लिस्ट 2 की मदद से ला रही हूँ, बट चेंजेस आप लिस्ट 1 में भी देख पा रहे हो। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एलाइसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोनिंग। ओके, क्लोनिंग मतलब एक कॉपी क्रिएट कर देना। क्लोनिंग मतलब कि एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देना, एग्जैक्टली सेम लाइक द ओरिजिनल वन। कॉमनली इसकी भी प्रैक्टिस होती है, हम डेली बेसिस पे डेटा कॉपी करते हैं, कहीं ना कहीं से फाइल्स कॉपी करते हैं, इमेजेस कॉपी करती हैं। ओरिजिनल डेटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, एक नई कॉपी ऑल टुगेदर एक नई कॉपी क्रिएट हो जाती है, और जो भी चेंजेस हम कॉपी में लाते हैं, कॉपीड डेटा में लाते हैं, वो चेंजेस ओरिजिनल डेटा में नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लोनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एग्जैक्टली डुप्लीकेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। तो डुप्लीकेट और इंडिपेंडेंट दो वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं कि पहले क्या हो रहा था, एलाइसिंग में ऑब्जेक्ट एक था, नए नए रेफरेंस वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे थे। अब क्लोनिंग में क्या हो रहा है, नया नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, डुप्लीकेट बट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब क्लोनिंग जो है वो दो तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर, सेकंड इज बाय यूजिंग कॉपी फंक्शन। तो दोनों से इम्प्लीमेंट करके इसे अच्छे से समझते हैं। पहले देखते हैं स्लाइस ऑपरेटर की मदद से हम क्लोनिंग कैसे कर पाएंगे। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है x जिसके अंदर मैं डेटा सेव कर रही हूँ 10, 20, 30, 40। तो फिर अगेन सेम कहानी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर और उसके अंदर डेटा सेव हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास जाएगा, रेफरेंस वेरिएबल x के पास, मतलब x रेफर करेगा इस न्यू ऑब्जेक्ट को। अब मुझे क्लोनिंग करनी है तो मैं लिखूंगी y इज इक्वल टू और स्लाइस ऑपरेटर यूज कर दूंगी। अगर आपने स्लाइसिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अगर मैं कुछ इस तरीके की स्लाइसिंग करती हूँ, मतलब ना ही मैं बिगिनिंग वैल्यू दे रही हूँ ना मैं एंड वैल्यू दे रही हूँ, खाली ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, तो इस केस में ऑल द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी कॉपीड। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट x आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू y। ठीक है, जब भी आप बिगिनिंग और एंड की वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके सारी के सारी लिस्ट आइटम्स जो हैं वो एज आउटपुट मिल जाती हैं। ठीक है, अगर मैं सीधा लिख देती y इज इक्वल टू एक्स
तो वो हो जाती एलाइसिंग। अब मैं यूज कर रही हूँ स्लाइस ऑपरेटर का, तो एलाइसिंग नहीं होगी, एक कॉपी क्रिएट होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर, उसके अंदर एग्जैक्टली सेम डेटा कॉपी होने वाला है जो एक्स के अंदर है। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और सेम डेटा उसके अंदर भी सेव हो गया, और इसका एड्रेस किसके पास होगा, वाई के पास होगा। अब आप देख पा रहे हो मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट ना होके बल्कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के अपने अपने रेफरेंस वेरिएबल हैं। इसका एक्स है और दूसरे जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका रेफरेंस वेरिएबल है वाई। मतलब अगर अब मैं कोई भी चेंज लाऊंगी एक्स के अंदर तो वो वाई में नहीं दिखेगा, और वाई के अंदर कोई चेंज लाऊंगी तो वो एक्स में नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों के सेपरेट सेपरेट डेटा हैं। तो शेयरिंग तो हो नहीं रही है ऑब्जेक्ट की, कि एक्स को भी वही डेटा को शेयर करना पड़ रहा है वाई के साथ। तो यहाँ पे अपडेशंस जो है वो सेपरेटली हैंडल होने वाली हैं। अगर मैं y के फर्स्ट इंडेक्स पे सपोज अपडेशन कर रही हूँ 777, तो वो अपडेशन कहाँ होगी, इस न्यू वाले ऑब्जेक्ट में होगी, क्योंकि y रेफरेंस वेरिएबल मुझे कहाँ लेके जाने वाला है, y रेफरेंस वेरिएबल के पास एड्रेस है इस न्यू वाले ऑब्जेक्ट का, तो वो मुझे इस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचाएगा, ना कि पुराने वाले ऑब्जेक्ट के पास। तो अपडेशन हो जाएगी यहाँ पे 20 की जगह 777 हो जाएगा। तो अब जब मैं x को प्रिंट करना चाहूंगी तो x रेफरेंस वेरिएबल के पास एड्रेस है इस वाले ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे तो पुराना डेटा सेव है, तो यहाँ पे ये सेफ का सेफ रहने वाला है और यही वाला डेटा जो है प्रिंट होने वाला है। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ y को तो विद अपडेटेड डेटा मुझे लिस्ट रिटर्न होगी। वैसे ही अगर मैं कॉपी फंक्शन की बात करूं तो कॉपी मेथड से क्या होता है, सपोज सेम मैं एग्जांपल ले रही हूँ x इज इक्वल टू 10 20 30 40, तो सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रेफरेंस वेरिएबल होगा x, रेफरेंस वेरिएबल इस पुराने वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। अब मुझे कॉपी करने के लिए कॉपी फंक्शन यूज करना है, तो y इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी लिख दूंगी। सिंपल, स्लाइसिंग से भी यही हो रहा था, सेम चीज कॉपी फंक्शन से भी होगी या कॉपी मेथड से भी होगी। x डॉट कॉपी लिखूंगी तो x की एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और उसका रेफरेंस चला जाएगा y के अंदर। मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर सेम एग्जैक्टली डुप्लीकेट डेटा जो है वो सेव होगा और इसका एड्रेस चला जाएगा y के पास। अब जो भी अपडेशंस मैं करूंगी तो वो अपडेशंस इस पुराने वाले ऑब्जेक्ट में ना होके नए वाले ऑब्जेक्ट में होंगी और सेपरेटली हैंडल होंगी। अब क्लोनिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है शैलो क्लोनिंग, एक होती है डीप क्लोनिंग। दोनों की एग्जाम्पल से इन्हें समझते हैं। शैलो क्लोनिंग और डीप क्लोनिंग समझने के लिए आपको नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है लिस्ट 1 जिसके अंदर मैं डेटा सेव कर रही हूँ, सपोज अल्फाबेटिक डेटा ले लिया लिस्ट 1 के अंदर। और नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट याद करना है कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो लिस्ट 2 के अंदर मैं ले लूंगी पहले तो न्यूमेरिक डेटा और लिस्ट 1 भी ले रही हूँ, साथ में और न्यूमेरिक डेटा ले लेती हूँ 30 40। ओके, अब ये जो लिस्ट 2 है ये बन गई मेरी नेस्टेड लिस्ट। ओके, जिसके अंदर एक और लिस्ट प्रेजेंट है लिस्ट 1। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्लोनिंग करनी है। क्लोनिंग करने के लिए मैं या तो कॉपी मेथड का यूज कर सकती हूँ या मैं स्लाइसिंग का यूज कर सकती हूँ, जो आपने अभी देखा। तो मैं क्लोन क्रिएट करना चाहती हूँ लिस्ट 3 नाम का, लिस्ट 2 का मैं क्लोन क्रिएट करना चाहती हूँ, तो लिस्ट 2 डॉट कॉपी लिखूंगी तो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा मेरा एक क्लोन। तो मैं आपको प्रिंट करवाती हूँ। देखिए, जब भी हम कुछ प्रिंट करते हैं तो डेटा प्रिंट होता है, ना कि रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जो एग्जैक्टली चीज पड़ी होती है, यानी कि एड्रेस पड़ा होता है ऑब्जेक्ट का, वो प्रिंट नहीं होता है। जब भी हम प्रिंट कमांड देते हैं किसी की भी, लिस्ट 2 की, लिस्ट 3 की, या जैसा भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जब भी हम प्रिंट कमांड देते हैं तो एक्चुअल डेटा प्रिंट होता है, ना कि रेफरेंस प्रिंट होता है। पर हमें याद रखना है कि ये जो चीजें पढ़ रहे हैं हम, लिस्ट 3 हो गया, लिस्ट 2 हो गया या लिस्ट 1 हो गया, इसके अंदर एक्चुअल डेटा होता नहीं है, इसके अंदर रेफरेंस होता है जो हमें डेटा तक पहुंचाता है। बट जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो एक्चुअल डेटा प्रिंट होने वाला है। अब यहाँ पे मैं नेस्टेड लिस्ट को प्रिंट करवा के आपको दिखाऊंगी। तो लिस्ट 2 को प्रिंट कर रही हूँ, तो यहाँ देख रहे हो
लिस्ट 2 के अंदर मैंने लिखा है लिस्ट 1, लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है, लिस्ट 1 प्रिंट हो रहा है, लिस्ट 1 का डेटा प्रिंट हो रहा है, लिस्ट 1 नहीं प्रिंट हो रहा। मतलब जो भी लिस्ट 1 के अंदर डेटा है वो प्रिंट हो रहा है, बट एक्चुअल में लिस्ट 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, लिस्ट 2 एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसके अंदर एक और रेफरेंस वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं लिस्ट 3 के अंदर क्या है। सिंस मैंने कॉपी क्रिएट की है लिस्ट 2 की, तो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में दोनों में डुप्लीकेट डेटा है, मतलब सेम डेटा पड़ा हुआ है। पर क्या ये सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, नहीं। सिंस मैंने कॉपी क्रिएट किया तो ये सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करेंगे। इसका प्रूफ यहाँ पे है, लिस्ट 2 की आईडी और लिस्ट 3 की आईडी सेम नहीं होगी। ये देखो, लिस्ट 2 की आईडी और लिस्ट 3 की आईडी सेम नहीं है, मतलब ये ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं कोई चेंज लिस्ट 3 में ला रही हूं तो वो लिस्ट 2 में नहीं दिखनी चाहिए, अगर मैं कोई चेंज लिस्ट 2 में ला रही हूं तो वो लिस्ट 3 में नहीं दिखना चाहिए। तो चलिए इसे ट्राई भी करते हैं और समझते हैं कि शैलो क्लोनिंग और डीप क्लोनिंग होती क्या है। तो अगर मैं लिस्ट 3 के 0th इंडेक्स पे अपडेशन करना चाह रही हूँ, लिस्ट 3 के 0th इंडेक्स पे क्या है, 10 पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं अपडेशन करना चाहती हूँ 999। ओके, अब मैं प्रिंट करके देखती हूँ कि अपडेशन हुई है कि नहीं हुई है लिस्ट 3 में। हाँ जी, लिस्ट 3 में तो अपडेशन हो गई, बट मैं बोल रही हूँ कि लिस्ट 3 जो है वो कॉपी है किसकी, लिस्ट 2 की। अगर मैं लिस्ट 3 में कोई चेंज लाऊंगी तो वो लिस्ट 2 में रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इसे भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि कहीं लिस्ट 2 में रिफ्लेक्ट तो नहीं हो गए, नहीं हुए हैं। अगर मैं लिस्ट 3 में कोई भी चेंज लाऊंगी तो वो लिस्ट 2 में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लिस्ट 2 जो है वो एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है लिस्ट 3 जो है वो एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है लिस्ट 2 का, और जो भी है इसके अंदर जो चेंजेस आएंगी वो लिस्ट 2 में नहीं आएंगी। ये तो हम क्लियर हैं। अब एक अपडेशन तो मैंने करके देख ली यहाँ पे। अब हमने देखा कि हमारे पास इस लिस्ट के अंदर इनर लिस्ट भी पड़ी हुई है, तो अब मैं एक और अपडेशन करके देखती हूँ इनर लिस्ट के अंदर और देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अगर मुझे इस इनर लिस्ट को एक्सेस करना है, नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, और नेस्टेड लिस्ट में हमें एक्सेस करने के लिए 2D में जाना पड़ता है। तो सपोज लिस्ट 2 लिख रही हूं मैं, लिस्ट 2 या सपोज लिस्ट 3 ले लेती हूँ। लिस्ट 3 के अंदर मुझे कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे जाना है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। ये सारी की सारी जो लिस्ट है वो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे है। मैं आपको प्रिंट भी करवा के दिखा सकती हूँ। अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊं, प्रिंट ऑफ लिस्ट 3 और लिस्ट 2, तो आप देख रहे हो लिस्ट 3 के सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे पूरी की पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है, वो पूरी की पूरी लिस्ट पहुंच गई मेरे पास। यानी अगर मैं लिस्ट 3 की सेकंड पोजीशन लिखूं तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब इस लिस्ट के अंदर भी मुझे 0th इंडेक्स पोजीशन पे कोई अपडेशन करनी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी लिस्ट 3 ऑफ लिस्ट 3 का सेकंड इंडेक्स के अंदर 0th पोजीशन, तो ये मिल गया मुझे 0th इंडेक्स। उसके अंदर मैं अपडेशन कर रही हूँ, सपोज मैं लिख रही हूँ एप्पल। ठीक है, ये मैंने कर दी अपडेशन। लिस्ट 3 के सेकंड इंडेक्स पोजीशन के अंदर जो इनर लिस्ट है उसके अंदर जो 0th इंडेक्स पोजीशन है वहां पे मैंने लिख दिया एप्पल। ओके, अब मैं प्रिंट करवाना चाहूंगी लिस्ट 3 को और देखना चाहूंगी कि अपडेशन हुई है या नहीं। ओके, लिस्ट 3 के अंदर तो अपडेशन हो गई है, बट लिस्ट 2 के अंदर तो कोई अपडेशन नहीं हुई होगी, क्योंकि लिस्ट 2 जो है वो सेपरेट ऑब्जेक्ट है। पर ये क्या देख रही हूं मैं, लिस्ट 2 के अंदर भी अपडेशन हो गई, लिस्ट 3 के अंदर तो अपडेशन हुई ही थी, लिस्ट 2 के अंदर भी अपडेशन हो गई। तो ये हो गई शैलो क्लोनिंग। अब शैलो क्लोनिंग क्या कहती है कि अगर आपके पास एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर और एक लिस्ट है, मतलब नेस्टेड लिस्ट है, या आपकी लिस्ट के अंदर कोई और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर हम चेंजेस लाएं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस आते हैं। तो अगर मेरी लिस्ट के अंदर कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है
तो अगर हम नॉर्मल कॉपी फंक्शन यूज करते हैं या नॉर्मल कॉपी का जो मेथड हमारे पास है अगर वो यूज करते हैं तो शैलो क्लोनिंग होगी। शैलो क्लोनिंग का मतलब समझने के लिए मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका नाम मैंने रख दिया list1। ठीक है, ये list1 किसको रेफर कर रही है? इस ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले हमने यही क्रिएट किया ना, यहाँ पे ये देखो list1 के अंदर मैंने क्या डाटा डाला है, ABC। तो वही मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे भी दिखा रही हूँ। अब मैंने list2 में कुछ डेटा डाला तो वो कैसा होगा, ये मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट। सपोज मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डेटा डाला, मैंने डाला 10, 20 और क्या डाला, list1, 30 और 40। ठीक है, ये डेटा मैंने किसके अंदर डाल दिया, एक न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने list2 क्रिएट की थी उसके अंदर डाला था। अब list2 किसको रेफर कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को। ये है list1, ये है list2। list2 के अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है, 10, 20, list1, 30, 40। ये जो डेटा है 10, 20, 30, 40 ये तो नॉर्मल डेटा है, 10, 20, 30, 40। ओके, बट ये जो list1 है ये क्या है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि रेफरेंस वेरिएबल जो होता है वो उसके पास कभी भी कोई डेटा नहीं होता है, उसके पास सिर्फ एड्रेस होता है ऑब्जेक्ट का। तो list1 मुझे कहाँ ले जाएगा, list1 अभी भी जुड़ा हुआ है इस ऑब्जेक्ट के साथ। list2 के अंदर अपना डेटा पड़ा है, साथ ही साथ एक रेफरेंस वेरिएबल है। ये रेफरेंस वेरिएबल जब भी इसको बुलाओगे तो ये आपको इस ऑब्जेक्ट के पास ही लेके जाने वाला है। ओके, तो ये बात हो गई किसकी, list2 की। अब मैंने क्या किया, मैंने कॉपी क्रिएट की, ये किया मैंने इसे कॉपी और यहाँ पे मैं इसे कर दूंगी पेस्ट। ओके, ये कर दिया मैंने इसे पेस्ट। अब एग्जैक्ट कॉपी बन गई list2 की ये, और इसका मैंने नाम भी रख दिया list3। प्रोग्रामेटिक करके बताया मैंने आपको, इसका नाम मैंने रख दिया list3। ओके, डन। अब इस list3 के अंदर भी क्या डेटा पड़ा हुआ है, 10, 20, list1, 30, 40। अब list1 फिर से एक रेफरेंस वेरिएबल है, कॉपी क्रिएट की तो भी रेफरेंस वेरिएबल की एक और कॉपी क्रिएट हो गई, ना कि डेटा की कॉपी क्रिएट हो गई। तो list1 वापस मुझे कहाँ ले जाएगा, list1 वापस मुझे ले जाएगा इसके पास। ओके, list1 वापस मुझे किसके पास ले जाएगा, इस list1 वाले ऑब्जेक्ट के पास ले जाएगा। list1 एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसके पास डेटा तो है नहीं, ये वापस किसके पास ले जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के पास ले जाएगा। अब देखो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर मैं कोई चेंज ला रही हूं list3 के अंदर, ठीक है, अगर मैं कोई चेंज ला रही हूं list3 के अंदर, सपोज मैंने यहाँ पे कोई चेंज लाया, तो ये एक्चुअल डेटा है। ठीक है, एक्चुअल डेटा के अंदर कोई चेंज ला रही हूं तो वो list3 में कोई भी चेंज लाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे 9, 9 और 9 लिख दिया था, तो list3 के अंदर अगर मैं कोई भी चेंज ला रही हूं तो वो list2 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो list2 के अंदर 10 अपना पड़ा हुआ है और list3 के 10 को मैंने अपडेट कर दिया 999। बट जब मैंने list3 के अंदर list1 में जाने की कोशिश की थी, यानी इनर लिस्ट में जाने की कोशिश की थी, तो list1 मुझे कहाँ ले गया था, जैसे ही मैंने list3 के अंदर इनर लिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश की थी तो list1 मुझे ले गया था वापस इस ऑब्जेक्ट के पास। अब चेंजेस ला रही थी मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ना कि list3 के अंदर। चेंजेस ला रही थी मैं list1 के ऑब्जेक्ट के अंदर, और हम देख पा रहे हैं इस list1 को कितने लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। list1 डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रही है, list2 जो है इनडायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रही है, और list3 भी इनडायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रही है। तो list1 के अंदर मैंने अपडेशन कर दी और मैंने यहाँ पे लिख दिया था एप्पल।
ठीक है, यहाँ पे मैंने एप्पल से अपडेशन कर दी थी। अब जब मैं लिस्ट 3 वापस से प्रिंट करवा रही थी तो सबसे पहले प्रिंट हो रहा था 999, देन 20, देन लिस्ट 1 प्रिंट होने के लिए वापस यहाँ पे चली गई थी और प्रिंट हुआ एप्पल, बी और सी। फिर मैंने प्रिंट करवाया लिस्ट 2। लिस्ट 2 ने पहले प्रिंट किया 10, देन प्रिंट किया 20, लेकिन लिस्ट 1 प्रिंट करने के लिए वापस गया इस ऑब्जेक्ट के पास जहां पे डेटा अब हो गया है अपडेट। ये अपडेटेड डेटा के पास चला गया। इस कॉन्सेप्ट को हम शैलो क्लोनिंग क्यों बोल रहे हैं? शैलो क्लोनिंग इसलिए बोल रहे हैं, शैलो मतलब ऊपर ऊपर से, डीप नहीं होती है जो। शैलो क्लोनिंग मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से कॉपी क्रिएट हुई। ऊपर ऊपर से का मतलब ये है कि अगर मेरी लिस्ट के अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल था, रेफरेंस वेरिएबल की तो कॉपी क्रिएट हो गई, लेकिन उस रेफरेंस वेरिएबल के पास जो डेटा था उसकी कॉपी तो नहीं ना क्रिएट हुई। उसने तो वापस मुझे, उस नए वाले रेफरेंस वेरिएबल ने तो मुझे कहाँ पहुंचा दिया? वापस से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं आपको इनसाइड जो कॉपी हो रही है अलाइसिंग नहीं लग रही है? बाहर तो पूरा का पूरा डेटा जो है आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसकी पूरी की पूरी कॉपी क्रिएट हो गई। ये पूरी की पूरी कॉपी क्रिएट हो गई। लेकिन अंदर जो डेटा है ये लिस्ट 1, क्या इसकी कॉपी क्रिएट हुई या इसकी अलाइसिंग हो गई? यहाँ पे अलाइसिंग हो गई, क्योंकि दोनों के दोनों रेफरेंस वेरिएबल हैं और रेफरेंस वेरिएबल की कॉपी अगर क्रिएट हो रही है तो उसे हम अलाइसिंग बोलते हैं, ना कि कॉपी या क्लोनिंग बोलते हैं। जब भी रेफरेंस वेरिएबल की कॉपी क्रिएट होगी वो हो गया अलाइसिंग, अगर ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट होगी तो उसको बोलते हैं क्लोनिंग। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसे बोलेंगे कॉपी। लेकिन ये जो हो रहा है ना यहाँ पे, ये जो हो रहा है ये अलाइसिंग हो रही है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे शैलो क्लोनिंग। और अगर हम नहीं चाहते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल की अलाइसिंग हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि एक डीप कॉपी जनरेट हो जिसमें इंटरनल रेफरेंसेस का भी डुप्लीकेट डेटा जो है वो जनरेट हो रहा हो, मतलब अगर मेरे पास एक लिस्ट है उसके अंदर जो रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल का डुप्लीकेट कॉपी ना जनरेट होके ऑब्जेक्ट का भी इस वाले ऑब्जेक्ट का, ये जो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जेक्ट का भी एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, उसे हम बोलते हैं डीप कॉपी। अब डीप कॉपी के लिए हमें अलग से कुछ मेथड्स परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि डीप कॉपी जनरेट हो। डीप कॉपी के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, कॉपी मॉड्यूल। इंपोर्ट कॉपी ये मुझे स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। आप अभी अगर आपको मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इसे एज अ स्टेटमेंट ले लीजिए कि पहले मैं कॉपी को इंपोर्ट कर रही हूँ अपने सिस्टम के अंदर, मतलब ये एक मॉड्यूल है जिसके अंदर डीप कॉपी मेथड है, तो ये मुझे मॉड्यूल इंपोर्ट करना जरूरी है। मैंने इंपोर्ट कर दिया कॉपी मॉड्यूल। अब अगर मैं कोई भी लिस्ट ले रही हूँ, पुरानी वाली एग्जांपल्स कॉपी कर लेती हूँ फटाफट से। अब देखो मुझे लिस्ट 3 एक डीप कॉपी जनरेट करनी है, ना कि शैलो कॉपी। तो लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिखूंगी कॉपी, जो मेरे मॉड्यूल का नाम है कॉपी, कॉपी डॉट डीप कॉपी। ओके, डीप कॉपी ऑफ लिस्ट 2। अब ये जो लिस्ट 3 है ये डीप कॉपी जनरेट हुई है, तो अब अगर मैं इसकी इनर लिस्ट में भी कोई चेंज लाऊंगी तो वो लिस्ट 2 में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। लिस्ट 3 LIST, लिस्ट 3 के सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे है लिस्ट 1। उसके अंदर अगर मैं सेम जो मैंने पहले अपडेशन लाई थी वही लाके आपको दिखाऊंगी, एप्पल। अब मैं अगर प्रिंट कर रही हूँ लिस्ट 3 तो अपडेशंस दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ लिस्ट 2 तो लिस्ट 2 में वो अपडेशन नहीं हुई है, मतलब कि इनर लिस्ट की भी कॉपी क्रिएट हो गई, ना कि अलाइसिंग हुई है। इसे बोलते हैं डीप कॉपी, जो हमें डीप कॉपी मेथड से ही यूज करना है। अगर नॉर्मल कॉपी मेथड यूज कर रहे थे तो उससे शैलो कॉपी क्रिएट हो रही थी, बट ऐसा नहीं है कि कॉपी मॉड्यूल से आप शैलो कॉपी नहीं कर सकते। लिस्ट 4 क्रिएट करती हूँ आपके सामने, लिस्ट 2 की अगर मेरे को नॉर्मल कॉपी क्रिएट करनी है कॉपी मॉड्यूल
रूल के थ्रू, तो कॉपी डॉट नॉर्मल कॉपी लिखूंगी, कॉपी डॉट कॉपी लिस्ट 2। तो अब लिस्ट 4 जो है वो शैलो कॉपी है लिस्ट 2 की, और लिस्ट 3 जो है वो डीप कॉपी है लिस्ट 2 की। अगर मैं लिस्ट 4 से कोई भी चेंजेस लाऊंगी तो वो लिस्ट 2 में भी रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। अगर लिस्ट 4 की इनर लिस्ट में कोई चेंज ला रही हूँ, सपोज सेकंड पोजीशन पे मैं लिख रही हूँ बॉय, ओके, इनर लिस्ट के अंदर ये जो सेकंड पोजीशन है वो मुझे इनर लिस्ट के पास ले जाएगी, और इनर लिस्ट की सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे मैं लिख रही हूँ बॉय। तो अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ लिस्ट 4 तो अपडेशंस हो गई हैं, यहाँ पे बॉय आ गया है। और अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ लिस्ट 2 तो वहां पे भी अपडेशंस आपको दिख जाएंगी, क्योंकि मैंने शैलो कॉपी क्रिएट की लिस्ट 4, और लिस्ट 3 जो है वो मेरी डीप कॉपी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से इसको क्लियर करना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो और सारी एग्जांपल्स के साथ आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। So this is the end of today's video. If you are having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.